हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वे टीच यू अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। मैं इस चैनल की होस्ट तनु लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। एग्जाम की तैयारी जो हमारे चैनल पर आप सभी की चल रही है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चे कमेंट करके भी कह रहे थे कि मैम एग्जाम्स की तैयारियां करवाओ, तो वही हम स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट कर भी चुके हैं एनआईएस वाले बच्चों की स्पेशल तैयारी। ठीक है, जिसमें हम आपकी पूरी एग्जाम की तैयारी करवाने वाले हैं। थ्योरी एग्जाम्स हो, प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो, प्रैक्टिकल फाइल आपकी सारी अपलोड हो चुकी हैं, कुछ रह रही हैं वो भी अपलोड हो जाएंगी जल्दी ही। बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो ये है आपकी क्लास 10th वाले बच्चों के लिए चैप्टर 2 सोशल साइंस का। ठीक है, सामाजिक विज्ञान 213 इसका कोड है। चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड हो गया है। इसमें हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन सी हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, थ्योरी एग्जाम जो आपके होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और जिनको अगर पढ़ लेते हैं आप तो आपको अच्छे नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चैप्टर 2 का नाम ये है मध्यकालीन विश्व। फर्स्ट चैप्टर अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वहां से भी आप जो है याद कर सकते हैं अपने। चलिए, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके लिए तैयार करके लाती हूँ, जिसमें कि मैं पहले आपको बताऊंगी 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि कई बार आपसे 1 मार्क्स में यानी एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 4 से 6 नंबरों वाले क्वेश्चन और फिर लास्ट में हम देखने वाले हैं 8 से 10। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 8 से 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इसके अलावा चैनल पर प्रैक्टिकल की सीरीज चल रही है, अगर आपने नहीं देखी है तो अगर अभी भी आपने कोई प्रैक्टिकल नहीं बनाया है तो वहाँ से आप सारे प्रैक्टिकल्स बना सकते हैं। लिंक प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नहीं भी मिले तो आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। प्रश्न नंबर 1 है आपका, सामंतों के सीधे प्रबंधन में रहने वाले जायदाद का हिस्सा क्या कहलाता था। ठीक है, तो सामंती लोग थे, उनके जो सीधा प्रबंधन होता था उसमें वो लोग जो रहते थे उनके जायदाद का हिस्सा कहलाता था मेनर। ठीक है, मेनर इसका हिस्सा कहलाता था। ये आपसे जो है एमसीक्यू की फॉर्म में भी पूछ लिया जाएगा, जैसे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें आपको आंसर करेक्ट मेनर लगाना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, मुगल शाही व्यवस्था किन 2 प्रणालियों के निर्बाध कामकाज पर आधारित थी। तो मुगल शाही जो व्यवस्था थी, कौन सी ऐसी प्रणालियां थी जिन पर वो आधारित थी। तो फर्स्ट आंसर है इसका जागीरदारी और दूसरा है मनसबदारी। ठीक है, तो ये दोनों आपको जो है अच्छे से देख लेने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न नंबर 3, हजरत मोहम्मद और उनके अनुयायियों के मक्का छोड़कर मदीना जाने को क्या कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप नोट भी कर लीजिए। ठीक है, और आप इन्हीं सभी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिजरत। ठीक है, जब हज़रत मोहम्मद जी और उनके जो इतने भी अनुयायी होता है, उनके जो स्टूडेंट्स थे, वो मक्का छोड़कर जब मदीना जाने लगे थे तो उस चीज़ को कहते हैं हिजरत। ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं हजरत से ही बना है, हजरत के यहाँ पे एक मात्रा लग के हिजरत बन जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, किस चिकित्सक यानी डॉक्टर ने खसरा और चेचक के बीच फर्क खोजा था। तो जब खसरा और चेचक की बीमारी आई थी तो काफ़ी सारे लोग डर गए थे। तो इस चीज़ में उन लोगों को ये लग रहा था कि दोनों बीमारियां सेम हैं, लेकिन कौन सा ऐसा डॉक्टर था जिसने खसरा और चेचक के बीच में फ़र्क बताया। तो वो इसका आंसर हो जाएगा अल राजी। ठीक है, अल राजी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 5 है, मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम धर्म का खलीफा कौन बना। तो मोहम्मद साहब जो थे, इनके बारे में एक लास्ट क्वेश्चन भी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो मोहम्मद साहब जी ने इस्लाम धर्म का जो है स्टार्टिंग की थी। इनके बाद इसका खलीफा कौन था। आंसर हो जाएगा अबू बद्दू। ठीक है, अबू बद्दू इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 6 है, अरब के 2 पड़ोसी साम्राज्य कौन से थे। ये कौन है, ठीक है, कौन है इसका, कौन से थे, इसका आंसर हो जाएगा रोमन साम्राज्य और फारसी साम्राज्य। तो ये दोनों आपके अरब के 2 पड़ोसी साम्राज्य थे। प्रश्न नंबर 7 है, बद्दू का क्या अर्थ है। ठीक है, बद्दू का क्या अर्थ है। आंसर हो जाएगा बद्दू का अर्थ होता है ऊंट पर घूमने वाले चरवाहे। तो जो लोग ऊंट पर घूमते हैं, ऊंट पर बैठकर, ठीक है, वो चरवाहे कहलाते हैं बद्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूफी कौन थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सूफी का आपको पता होना चाहिए। आंसर इसका है, सूफी धार्मिक रहस्यवादी थे जो ध्यान और हाल पर जोर देते थे। वे लोगों की ज़िंदगी को गहराई से छूने
में सफल रहते थे। तो वे लोग जो ध्यान पर या हाल पर ज़्यादा उनने मतलब जुड़े रहते थे, वो लोग कहलाते थे सूफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़, अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ से ना सिर्फ आपको सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस बल्कि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस एग्जाम से रिलेटेड हो, टीएम में हो, आपके प्रैक्टिकल हो, मतलब एनआईएस से रिलेटेड आपको सारी वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगी, सारी लेटेस्ट अपडेट्स। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपका, इस्लाम शब्द का क्या अर्थ है। अब जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, इस्लाम है एक धर्म। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, इस शब्द का क्या अर्थ है। आंसर हो जाएगा, इस्लाम शब्द का अर्थ है धर्म की अधीनता और पालन, अर्थात ईश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण। मतलब इस्लाम जो धर्म है उसमें इस्लाम का क्या अर्थ है, इस्लाम का अर्थ होता है कि धर्म के अगर कोई अधीन रहता है और उसका पालन करता है अच्छी तरह, और या फिर हम कह सकते हैं जो भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, उसको कहते हैं इस्लाम। अब यहाँ पर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट आपके स्टार्ट होते हैं 4 से 6 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, 4 से 6 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला आपका है, मतलब प्रश्न नंबर 10वां, 4 से 6 मार्क्स में, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो मध्यकाल में, जब मध्यकाल चल रहा था, भक्ति आंदोलन चला था। भक्ति जो नॉर्मल भक्ति होती है उससे रिलेटेड आंदोलन चला था, उसका क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर हो जाएगा, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन ने व्यक्तिगत उपासना और भक्ति पर अधिक जोर दिया। तो भक्ति आंदोलन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि उपासना यानी पूजा पाठ और भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। जाति व्यवस्था की बुराइयां लोगों के सामने रखी। इससे क्या हुआ, जाति व्यवस्था जो थी उसकी बुराइयां सामने आने लगी। पहले क्या था, जाति व्यवस्था चलती थी कि ये छोटी जाति का है या ये बड़ी जाति का है, तो उसकी बुराइयां लोगों के सामने आने लगी। इस काल के भक्त कवि, अब इनका इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा कि इस काल के भक्त कवि कौन थे। कई बार 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। रामानंद, कबीर, रविदास, मीराबाई और गुरु नानक। ठीक है, ये सारे थे भक्त कवि, इनकी वाणियों से गहरा प्रभाव पड़ा। अब ये जो चीज़ें लिखते थे, कबीर जी के बारे में आपने सुना होगा, रविदास के बारे में, मीराबाई के बारे में सुना है, गुरु नानक जी के बारे में भी आपने सुना होगा। तो ये सभी क्या करते थे, कुछ अपने दोहे या छंद इस तरीके से बनाकर लोगों के प्रति अपने जो आवाज़ है उसको पहुंचाते थे, वाणी को अपना रखते थे और उससे अच्छा प्रभाव पड़ता था। उनके भक्तों का एक अलग पंथ बन गया जो सिख कहलाता था। तो इनका जो अलग पंथ था इनके भक्तों का, वो कहलाता था सिख। ठीक है, तो इससे भक्ति आंदोलन से काफ़ी प्रभाव पड़ा लोगों के जीवन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11वां, सामंती व्यवस्था में सैन्य सहायता किस प्रकार दी जाती थी। उत्तर हो जाएगा, संरक्षण के बदले जागीरदार अपने सामंत को कई प्रकार की सेवाएं देता था। सामंत को जब भी आवश्यकता पड़ती थी उसे एक खास संख्या में सैनिकों की आपूर्ति करनी पड़ती थी। इसके बदले में सामंत उसे अनुदान देता था। अब यहाँ सामंत किसकी बात हो रही है, जो कि अपना एक राज्य साम्राज्य चलाता है, उसे बोलते हैं सामंत। वो क्या करता था, इनको सैनिकों के बदले सैनिक देता था उन्हें, और उसके बदले अपने कुछ अनुदान जो था उसको लेता था, जो प्राय मातहत और उसके सैनिकों के भरण पोषण के लिए ज़मीनें होती थी। इस अनुदान को फीक या फ्यूडम कहते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, फ्यूडम किसे कहते थे, जो अनुदान दिया जाता था उसे कहते थे फ्यूडम। सामंत अपने क्षेत्र में सेनाएं बनाते थे। इसी सैन्य बल के कारण सामंत अपने इलाके के पूर्ण मालिक बन बैठे थे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 12वां है, मुगलों के भारत आने के बाद क्या परिवर्तन हुए, संक्षेप में बताना है। ठीक है, संक्षेप में बताइए। तो मुगल काल जब चला, आपको पता होगा, तो मुगल जब भारत आए थे उसके बाद क्या क्या बदलाव हुए भारतीय लोगों के जीवन पर, ये हमें इसमें बताना है। उत्तर हो जाएगा, मुगलों के आगमन यानी आना। ठीक है, इनके आने के बाद ने एक नए युग की शुरुआत की। तो ये जैसे ही आए तो एक नया युग शुरू हो गया था। राजनीतिक स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर एक सुदृढ़ केंद्रीय भारत था। तो इनके आने की वजह से एक अब जो भारत की स्थिति थी वो कह सकते हैं कुछ अच्छी हो गई थी, और सुदृढ़ अपने आप में अच्छा भारत हो गया था। राजनीतिक एकीकरण और एक लंबे समय तक शांति और स्थिरता से आर्थिक प्रगति और खुशहाली लाई। ठीक है, इसकी वजह से राजनीतिक एकीकरण हुआ और खुशहाली आई।
सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर उदारता, सहनशीलता और एकता की भावना बढ़ती गई। मतलब सामाजिक भी और सांस्कृतिक स्तर पर भी उदारता, सहनशीलता, एकता आ गई थी सभी लोगों के बीच भारत में। ठीक है, उसके बाद कला की विभिन्न विधाओं में भारतीय और मुस्लिम कला का सम्मिश्रण देखने को मिला। अब क्या था, मुगल काल जब आया तो भारत में पहले भारतीय कला चलती थी, लेकिन मुगल काल आने के बाद मुस्लिम कला का जो है विख्यात होने लगा और इस वजह से भारतीय और मुस्लिम कला मिलकर हमें देखने को मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं जैसे कुतुब मीनार वगैरह है। ठीक है, तो वो एक मुस्लिम कला का जो है उदाहरण है, सुंदर एक सौंदर्य दिखाता है हमें। यद्यपि दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसे एकीकृत साम्राज्य भी थे, पर साथ ही साथ कुछ स्वतंत्र राज्यों का भी अस्तित्व मौजूद था। बंगाल में इलियास शाही और हुसैन शाही वंश, असम के अहोम, उड़ीसा के गजपति वंश और राजस्थान में मेवाड़ और मारवाड़ वंश तथा जौनपुर के शासक स्वतंत्र थे। अब यहाँ क्या बताया गया है कि ऐसा था कि सभी भारतीय और मुगल काल जो थे, मुस्लिम जो थे, वो मिलकर साम्राज्य चला रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी थे भारत में जो कि अकेले अपने दम पर स्वतंत्र होकर अपने जो शासन था वो कर रहे थे। इनमें आपके जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से हैं। ठीक है, ये सारे आप पढ़ेंगे कि जैसे राजस्थान में मेवाड़ या मारवाड़ वंश था, वो अकेले अपने स्वतंत्र होकर अपना शासन कर रहा था, या फिर जौनपुर के जितने भी शासक थे वो भी स्वतंत्र थे। ठीक है, आई होप क्लियर है ये आंसर आपको। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, सामंती अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, तो सामंती जो अर्थव्यवस्था थी उसमें कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट था उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बदलाव आए। उत्तर हो जाएगा, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में कुछ सदियों तक आर्थिक जीवन निम्न स्तर का था। तो जैसे ही रोमन साम्राज्य खत्म होने लगा तो यूरोप में क्या था, यूरोप में सदियों तक आर्थिक जीवन जो था, मतलब जो ये इकोनॉमिक हमारा जीवन होता है वो काफ़ी कम था, मतलब पैसा जो था वहाँ पर कम था, लेकिन शहरों का अस्तित्व बना रहा। धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली का स्थान मुद्रा ने ले लिया। वस्तु विनिमय प्रणाली से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जब हम अनाज के बदले कोई चीज़ लें, ठीक है, तो इसमें क्या होता था, अब आजकल आप देखते हो पैसा देते हैं और चीज़ मिलती है, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में था कि हम कोई वस्तु देते थे और फिर हमें चीज़ मिलती थी। ठीक है, कोई भी हमें चीज़ अगर खरीदनी है तो वस्तु देकर मिलती थी, और इसका स्थान इस काल में ले लिया मुद्रा ने। तो जब ये काल आया तो यहाँ मुद्राएं चलने लगी। ठीक है, जिसे आप पैसे सिक्के बोलते हैं वो चलने लगे। 10वीं शताब्दी तक यूरोप में निर्धनता व्याप्त थी। 10वीं शताब्दी तक क्या था, गरीबी थी यहाँ पर। 10वीं शताब्दी में उत्पादन की नई पद्धति का विकास हुआ। उत्पादन की सामंती व्यवस्था में स्थिरता पाई गई। कृषि तकनीक में सुधार हुआ जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो गई। पुराने हल जिसे अरेट्रम कहते थे उसका स्थान एक नए हल चेरियू कहते हैं इसने ले लिया। ठीक है, यह पहियों से चलने वाला हल था जिसे बैलों द्वारा खींचा जाता था। पहले क्या थे हल, पहले लोग अपने कंधे पर रख के आदमियों जो द्वारा वो खींचे जाते हैं, बैलों को भी लगाते थे, उसमें पहिए नहीं हुआ करते थे, उसको बोलते थे अरेट्रम। ठीक है, अब जो नए हल आने लगे इस काल में उसको कहते थे चेरियू, जिसमें कि पहिए लगे होते थे और बैल द्वारा उसको खींचा जाता था। ज़मीन के तिहाई हिस्से को खाली छोड़ दिया जाता था। नई कृषि प्रणाली और तकनीक में सुधार से कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो नई नई प्रणालियां आने लगी या जो तकनीकें आने लगी, उस वजह से जब आप देखते हो टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है तो हर एक चीज़ में उत्पादन होता ही है। तो जब यहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ी तो कृषि में भी उत्पादन होता रहा। ठीक है, उसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन है, मध्यकाल में यूरोप में आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, समझाइए। जब मध्यकाल आया तो यूरोप ने क्या क्या, अभी हमने ऊपर देखा कि यूरोप जो था निर्धनता से व्याप्त था 10वीं शताब्दी तक, लेकिन जब मध्यकाल आया, जब बीच का काल आया तो यूरोप में क्या हुआ, कैसे उसके आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र कैसे उसने प्रगति करी, ठीक है, सक्सेस कैसे पाई, तो वो हमें समझाना है। उत्तर हो जाएगा, मध्यकाल में यूरोप में व्यापार और उद्योगों में उन्नति हुई। ठीक है, तो यहाँ से इन्हें उन्नति मिली। शराब और कपास दूर दूर स्थानों तक बिक्री के लिए भेजा जाने लगा। इन्होंने मेन क्या क्या चीज़ें दूसरों तक पहुंचाई, मतलब किस किस चीज़ों का इन्होंने सेल करा, वो था शराब और कपास। ठीक है, यहाँ पर इसकी ज़्यादा वो होने लगी खेती, तो इन लोगों ने क्या किया, इसको दूसरे स्थानों पर भेजने लगे।
और उसके बदले पैसा लेते थे। शहरों का तेज़ी से विकास होने लगा, शहरों में उद्योग धंधे चलाए जाने लगे। वस्त्र निर्माण शहरों का एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। यहाँ क्या था, जो कपड़े का निर्माण होता है वो इन लोगों का एक मेन उद्योग बन गया था। उद्योग होता है कारोबार, ठीक है, व्यापार। व्यापारियों और शिल्पकारों के संगठन मजबूत होने लगे। डीमेन समाप्त हो गया और किसानों से श्रम सेवा के स्थान पर मुद्रा या वस्तु के रूप में लगान की मांग करने लगे। व्यापार में वृद्धि हुई, परंतु श्रम सेवा में गिरावट आने से कृषि उत्पादन में भी गिरावट आ गई। क्या हुआ, कृषि में गिरावट आ गई और व्यापार जो था वो बढ़ता चला गया इस कारण, ठीक है। श्रम सेवा जब गिरती गई तो कृषि भी जो है गिरती गई, ठीक है। आई होप ये आंसर क्लियर है। यहाँ पर आपके हो जाते हैं 4 से 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आपके 8 से 10 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देख लेते हैं ये क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 15 है आपका, इस्लाम की प्रमुख शिक्षाएं। शिक्षा क्या थी इस्लाम से, हमें इस्लाम धर्म से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ऊपर भी हमने इसका मतलब पढ़ा। अब हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इससे शिक्षा हमें मिलती है। उत्तर हो जाएगा, इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में कुरैश कबीले में हुआ, ठीक है। तो मैंने ऊपर आपको बताया था मोहम्मद साहब के बारे में डिटेल में आएगा। मोहम्मद साहब का जन्म जो था, कई बार क्वेश्चन 1 मार्क में पूछ लिया जाता है MCQ के फॉर्म में। 570 ईस्वी में हुआ, कहाँ हुआ, कुरैश कबीले में, ठीक है। मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में एक नया अनुभव प्राप्त हुआ। इस नए अनुभव के आधार पर अरब देशों में बहु ईश्वरवाद या अनेक देवी देवताओं पर आस्था का स्थान एकेश्वरवाद ने ले लिया। तो मोहम्मद साहब ने क्या किया, कुछ लोग क्या करते थे कि अलग अलग देवी देवताओं को पूजते थे, ठीक है। मोहम्मद साहब ने क्या कहा कि हमारा जो भगवान है, हमारा जो ईश्वर है वो एक है, ठीक है। तो इसीलिए एकेश्वरवाद क्या होता है, जब हम किसी एक भगवान को पूजते हैं। बहु ईश्वरवाद होता है जब हम अनेक भगवानों को पूजते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है बहु ईश्वरवाद, यहाँ लिखा हुआ है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद समझ आ गया आपको। इन्होंने एकेश्वरवाद का जो है प्रचलन किया। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म चलाया, जो धीरे धीरे अरब से बाहर निकलकर अन्य देशों में फैलता गया। तो अब यहाँ से आप क्लियरली पता लगा सकते हैं कि इस्लाम धर्म जब इन्होंने चलाया तो वो सबसे पहले अरब में था, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी इस्लाम धर्म की, अरब से, और फिर ये वहाँ से निकलकर दूसरे देशों में यानी भारत और बाकी सभी देशों में फैलता गया। अब आ जाते हैं मेन हमारा जो आंसर है, इस्लाम धर्म की शिक्षाएं। तो इस्लाम धर्म की पहली शिक्षा है, इस्लाम का अर्थ है धर्म की अधीनता और पालन, अर्थात ईश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण करना। ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया। सेकंड, इस्लाम के अनुसार ईश्वर एक है, ऊपर हमने देख लिया ईश्वर हमेशा एक है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद साहब आखिरी और महानतम पैगंबर थे। जो पैगंबर जो थे मोहम्मद साहब थे आखिरी और महानतम। इस्लाम धर्म यहूदियों और ईसाइयों के पैगंबरों को भी मान्यता देते हैं। एक दिन प्रलय आएगा, नेक और अच्छे लोगों को जन्नत में तथा दुष्ट और पापी लोगों को जहन्नुम की आग में झुलसना होगा। तो यहाँ से इस्लाम से हमें पता चलता है कि एक दिन ऐसा प्रलय आएगा कि लोग जो अच्छे हैं उनको जन्नत मिल जाएगी और जो दुष्ट और पापी लोग हैं उनको जहन्नुम में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। उसके बाद है नेक्स्ट, नेक जीवन व्यतीत करने के लिए कुरान की हिदायतों पर अमल करना चाहिए। यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो हमें कुरान की हिदायतें जो हैं, इन्होंने कहा कुरान की हिदायतों पर अमल करना चाहिए, उनमें जो लिखा हुआ है चीज़ें उस पर टिके रहना चाहिए। नेक्स्ट है सदाचार, दया और करुणा का जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमेशा सदाचार में रहना चाहिए, दूसरों पर दया और दूसरों पर करुणा दिखानी चाहिए, वैसा जीवन व्यतीत करे, ऐसा इस्लाम कहते हैं। उसके बाद निश्चित समय पर नमाज और रोज़ा रखना चाहिए, हज यात्रा करनी चाहिए, कुरान का पाठ करना चाहिए। कुरान के अतिरिक्त मोहम्मद साहब के वचनों और आदर्शों और हदीस की शिक्षाओं पर अमल करना चाहिए, ठीक है। कुरान तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन मोहम्मद साहब के जो वचन हैं, जो आदर्श हैं, उन पर भी अमल करना चाहिए। अल्लाह और इंसान के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं है, सभी लोग बराबर हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह और इंसान जो है उसके बीच में कोई ऐसा नहीं है जो हमारी
बात करवा सके। ठीक है, तो अल्लाह के लिए सारे इंसान छोटे या बड़े नहीं हैं, सब बराबर हैं। उपरोक्त सभी इस्लाम धर्म से मिलने वाली प्रमुख शिक्षाएं हैं। तो जो हमने ऊपर पढ़ी ये सारी इस्लाम धर्म से मिलने वाली सारी शिक्षाएं थी। उसके बाद हमारा 16th क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये, मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की समीक्षा करें। तो मध्यकाल में जब भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसका हमें विशेषता बतानी है। उत्तर हो जाएगा, भारत में गुप्त काल और हर्षवर्धन के पश्चात राजनीतिक विकेंद्रीकरण का दौर चला। राजपूत राजाओं ने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए। महमूद गजनवी ने भारत पर बार बार आक्रमण किए और यहाँ से धन लूटकर अपने देश ले गया। तो मध्यकाल ऐसा काल था जहाँ पर महमूद गजनवी जो था वो भारत आया, उसने बार बार आक्रमण करे, बार बार हम पे आक्रमण करके वो हमारे जो धन था उनको लूटकर वो अपने देश ले गया। फिर तुर्क भारत आए, जब वो चला गया महमूद गजनवी तो उसके बाद तुर्क आए। खिलजी और तुगलक वंश के शासक स्थापित हुए। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी दो शक्तिशाली राज्य स्थापित हो गए। मुगलों ने भारत में एक स्थायी केंद्रीय शासन की स्थापना की। मुगलों को शासन प्रणाली अधिक व्यापक थी। ठीक है, मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मुगलों ने शासन प्रणाली चला ली, अपने शासन करने लगे। स्वतंत्र हमने ऊपर देखा ना, ये क्या करते थे कि अपने जो शासन है उन्होंने वो चलाना स्टार्ट कर दिया और कुछ ही ऐसे राज्य थे जो कि अपने तरफ से स्वयं स्वतंत्र थे। ठीक है, राजस्व पर उनका अधिक नियंत्रण था। राजस्व वसूली की पद्धति में परिवर्तन किए गए। भूमि की पैमाइश की गई और भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार भू राजस्व निर्धारित किया गया। उत्पादन में राज्य के हिस्से का नगद मूल्य आका गया। यह कृषि के वाणिज्यकरण का युग था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, कृषि का वाणिज्यकरण हुआ। राज्य नकदी फसलों को बढ़ावा देता था। राज्य कृषि क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देता था। गुप्त वंश के बाद भारत के व्यापार और वाणिज्य में गिरावट आ गई थी। तो भारत के वाणिज्य और व्यापार में कब गिरावट आई, गुप्त वंश के बाद। लेकिन नगरों का विकास फिर भी होता रहा और व्यापार उन्नति करता गया। लेकिन फिर भी नगर जो थे वो विकास करते गए और अपना जो व्यापार था उसमें भी वो लोग उन्नति करते गए। नगरों के बीच व्यापार करना आसान हो गया। समुद्र तटीय व्यापार भी बढ़ गया। मुगल काल में शांति का वातावरण बन गया था। व्यापार का स्तर ऊंचा था और इसमें ईमानदारी बरती जाती थी। जेट, वोरा और मोदी लंबी दूरी का व्यापार करते थे। बंजारा एक विशेष प्रकार का व्यापारी था जो खाद्य पदार्थों का व्यापार करता था। सर्राफ मुद्रा को बदलने और हुंडियाँ जारी करने का कार्य करते थे। हुंडी एक खास पात्र था जिसकी अदायगी बाद में की जा सकती थी। इससे देश के एक भाग से दूसरे भाग में व्यापार करने में सुविधा मिल गई थी। तो यहाँ से क्या हो गया था कि एक जो देश है वहाँ से दूसरे देश में व्यापार हम लोग करने लग गए थे। ठीक है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो क्लियरली समझ आई हो और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको ठीक लगी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें टीएच क्लासेस को आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।